हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम अपना यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री से, जो होता है आपका केमिकल काइनेटिक्स, राइट। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, आपके हमेशा आते हैं, चाहे नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। हम आपको बताते चलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आपके जेई में आते हैं। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना, एक पर्टिकुलर सेशन में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं आज वाले सेशन में? हम बात करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, क्या इसकी नीड है, कि क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में हम आखिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या उसका एक्सप्रेशन होता है ना। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे साथ में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंड बात करते हैं स्टार्टिंग में बेसिक इंट्रोडक्शन से कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो देखो, सिंपल सा हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो केमिकल काइनेटिक्स होती है आपकी, वो आप बोल सकते हो कि एक ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री की, या ब्रांच ऑफ साइंस आप बोल सकते हो, जिसमें हम क्या बात करते हैं, सो डील्स विद द रेट एट विच द केमिकल रिएक्शन ऑकर। इससे हमें सबसे पहले पता चलता है रेट के बारे में कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट का मतलब क्या होता है? तो रेट का मतलब होता है वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, कि वो रिएक्शन कितनी फास्ट जा रही है या वो कितनी स्लो हो रही है, उसके बारे में हमें पता चलता है केमिकल काइनेटिक्स से। दूसरा, हमें ये पता चलता है कि वो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जा रही है, तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन हमें पता चलती है काइनेटिक्स से, राइट। इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर। अब देखो, जो हमने केमिकल रिएक्शन की है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें हमें पता किससे चलती हैं, काइनेटिक्स से। तो यदि हम आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताएं, देखो, काइनेटिक्स और जो आपने 11th में बात की थी थर्मोडायनेमिक्स की, इंटर रिलेटेड है ना। तो 11th क्लास में जो हमने थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी किया है, थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या पता चलता था कि वो रिएक्शन जो अपनी है वो हो सकती है कि नहीं हो सकती है। कौन बताता है ये हमें? ये हमें बताती है थर्मोडायनेमिक्स। कैसे? तो हमने लास्ट में देखा था वहां पे गिब्स फ्री एनर्जी को, डेल्टा जी इक्वल क्या था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और यहाँ पर हमने देखे थे तीन केस, आपको याद होने चाहिए, नहीं है तो एक बार रिकॉल करा देते हैं। देखो, डेल्टा जी की वैल्यू हो सकती थी 0, दूसरा केस था कि डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती थी, और तीसरा था ग्रेटर देन 0। तो जब इक्वल टू 0 थी, उसका मतलब था रिएक्शन अपनी कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम में, राइट। इसके बाद जब लेस देन 0 था, उसका मतलब था रिएक्शन कैसी होगी, वो स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि वो रिएक्शन अपने आप हो सकती है ना। और जब ग्रेटर देन 0 था, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू जब पॉजिटिव आपको मिलेगी, तो उस केस में हमने देखा था कि इसका जो प्रोसेस होती है वो हो जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हमने बात की थी 11th में। तो डेल्टा जी की वैल्यू से हमें ये पता चलता था कि वो रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं वो हो सकती है कि नहीं हो सकती है। यदि डेल्टा जी की वैल्यू उसके लिए नेगेटिव आती है, तो रिएक्शन बिल्कुल हो जाएगी नॉर्मल कंडीशंस में। यदि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो फिर वो रिएक्शन नहीं होती है, हमें कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी कुछ, है ना। और यदि डेल्टा जी की वैल्यू 0 आई, मतलब वो रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम। तो वो रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, ये कौन बताता था, थर्मोडायनेमिक्स, राइट। लेकिन जो रिएक्शन हम करने जा रहे हैं वो कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी, वो कौन बताएगा? वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताती है। थर्मोडायनेमिक्स बस आपको ये बता देगी कि वो रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। अब वो कितनी फास्ट या कितनी स्लो होगी, ये कौन बताएगा? तो इसके लिए निकल के आई आपकी काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या बताती है? तो आप यहाँ पे नॉर्मल से ध्यान रखोगे कि ये बताती है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब किससे होता है? तो उसी को आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, वेलोसिटी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो और स्पीड ऑफ रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि वो किस स्पीड से हो रही है रिएक्शन, किस वेलोसिटी से वो हो रही है, कितनी जल्दी हो जाएगी, कितनी देर में होगी, कितना स्लो होगा, कौन बताता है हमें, काइनेटिक्स।
तो काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंस आपको समझ आया कि हमें यदि ये पता करना है कि वो रिएक्शन फास्ट हो गई है कि स्लो हो गई है, तो हमें काइनेटिक्स उसकी पता करनी पड़ेगी। यदि हमें ये पता करना है कि वो किस मैकेनिज्म से जा रही है, तो हमें उसकी काइनेटिक्स को देखना पड़ेगा रिएक्शन की। तो काइनेटिक्स से हमें मैकेनिज्म का पता चलता है, काइनेटिक्स से हमें वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पता चलती है। और जबकि थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता चलता था? थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता था कि रिएक्शन आपकी जो है वो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या होगी तो फिर किन कंडीशंस में होगी। ये चीजें हमें पता चली थी थर्मोडायनेमिक्स से। तो दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है और दोनों ही आपकी यूजफुल है। थर्मोडायनेमिक्स से हम ये पता कर लेंगे कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। उसके बाद फिर काइनेटिक्स से ये पता चल जाएगा कि वो कितनी फास्ट होती है या कितनी स्लो होती है, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। ठीक। तो आगे चलते हैं। तो आई होप कि आपको ये काइनेटिक्स वर्ड समझ आया होगा। काइनेटिक्स का मतलब ही है क्या? मोशन से रिलेटेड, डायनामिक्स है ना, मूवमेंट। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो ये आपको बताती है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में हमें बताती है काइनेटिक्स, राइट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो अब नॉर्मली हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं ये? पहला आप बोल सकते हो वेरी फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। दूसरा हम बोल सकते हैं मॉडरेट रिएक्शन। और तीसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन। अब समझना आप इनको थोड़ा सा। वेरी फास्ट रिएक्शंस का मतलब क्या होगा? जो बहुत ही जल्दी हो जाएंगी, सेकंड से कम टाइम में भी वो रिएक्शंस हो जाएंगी। जैसे नॉर्मली आप बोल सकते हो पिको सेकंड, जिसको हम बोल सकते हैं कि कोई रिएक्शन यदि पिको सेकंड के टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाती है, तो वो आपकी बहुत फास्ट रिएक्शन मानी जाएगी। इसमें एग्जाम्पल्स क्या आते हैं? तो एग्जाम्पल्स थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। देखो, जब किसी रिएक्शन में आयनिक स्पीसीज पार्टिसिपेट करेंगी, जिसको आप बोल सकते हो आयनिक रिएक्शन, मतलब जब रिएक्शंस आयन के बीच में होती है, प्लस माइनस के बीच में, तो वो बहुत फास्ट होती है, राइट। दूसरा आप बोल सकते हो इसमें, जैसे एग्जाम्पल बोल सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप सबने पढ़ी होगी ये 10th क्लास में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, आप एसिड प्लस बेस को मिलाओगे, तो वहां पे क्या बनती है? सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। तो एक इसमें आते हैं आपके एक बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं। जैसे एसिड आप ले लो HCl, बेस आप ले लो NaOH। तो इनकी जो रिएक्शंस होगी ना, वो बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। क्या बन जाएगा? NaCl और वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस किस में आती हैं? फास्ट फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद आपको पता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है वो वाली रिएक्शंस। जैसे AgCl बना लोगे आप NaCl के साथ रिएक्शन करा के, देखो सेकंड कैटेगरी में आप बोल सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। जैसे अब हमने कहा ना आपको कि यदि अपने पास NaCl है, AgNO3 के साथ आप रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पे बन जाएगा AgCl, PPT बन जाएगा इसका, है ना, और NaNO3। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो गई, ये कैसे होती हैं? बहुत फास्ट। जनरली याद रखना कि नॉर्मली ये कितना टाइम में हो जाएगा? 1 पिको सेकेंड, राइट। पिको मतलब आपको पता है 10⁻⁻12। तो इतने में टाइम में आपका ये रिएक्शन हो जाएगी, तो आप बोलोगे वो बहुत फास्ट हो गई, ठीक। देन मॉडरेट रिएक्शंस में क्या आती हैं? तो देखो, जो आप बोलोगे कि ना तो ज्यादा फास्ट होगी, ना ही वो ज्यादा स्लो होगी, है ना, उसको आप बोलोगे मॉडरेट रिएक्शंस। तो थोड़ा सा एग्जांपल ध्यान रखना। इसमें आती हैं आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। जैसे हम आपको एग्जांपल दें तो आप बोल सकते हो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, जैसे हम ले लें H2O2, और उसको यदि हमें ब्रेक करना है, तो किसमें ब्रेक हो जाएगी? H2O प्लस हाफ O2। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हो जाएंगी? मॉडरेट रिएक्शंस में आएंगी इस कैटेगरी में। वेरी स्लो रिएक्शन जैसे आप बोल सकते हो जो काफी टाइम ले ले, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 आवर, 2 आवर्स, है ना, ऐसे बोल सकते हो। तो इसमें कौन सी आएंगी आपकी? जैसे आपको सिंपल सा एग्जांपल है तो रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, लोहे पर जंग लगना, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वेरी स्लो रिएक्शन का। फॉर्मूला आपको हम बता देते हैं कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो Fe2O3 XH2O। तो जब आयरन मेटल
मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उस पे रस्ट फॉर्म हो जाती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक आप बोलोगे एक लंबी प्रोसेस है, जल्दी नहीं होती है, तो बहुत स्लो होती है। तो वो वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएगी। अब बात देखो, जो केमिकल काइनेटिक्स की में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उसमें हम कौन सी रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं? जब हम काइनेटिक्स की बात करेंगे तो किस टाइप की रिएक्शन की बात करते हैं? तो याद रखना, हम केवल मॉडरेट रिएक्शंस की काइनेटिक्स की बात करते हैं। वेरी फास्ट तो बहुत जल्दी हो जाएंगी, तो उसको तो हम काइनेटिक्स को अच्छे से उसमें अब बोलो कि उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, वो बहुत जल्दी हो जाती है। वेरी स्लो रिएक्शन को भी हम नहीं करते हैं। काइनेटिक्स में किसकी हम स्टडी करते हैं? तो वो आपको ध्यान रखना है कि हम बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में। राइट। तो ये तो नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन हो गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि वेरी फास्ट जो जल्दी से हो जाए, सेकंड से कम टाइम में भी आपकी रिएक्शंस हो जाती हैं। मॉडरेट रिएक्शन जो ना तो ज्यादा फास्ट होगी ना ही ज्यादा स्लो, वो मॉडरेट में आएगी। और वेरी स्लो रिएक्शन जो काफी टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है ना। तो आपको ये थोड़े से एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। राइट। और एक चीज ध्यान रखना कि मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। परफेक्टली फाइन। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो काइनेटिक्स हम यहाँ पे बात करेंगे उसमें क्या निकालते हैं, क्या देखते हैं काइनेटिक्स में। राइट। तो काइनेटिक्स में हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन जिसको आप बोल सकते हो स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन, है ना। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बताती है कि कोई रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं वो किस स्पीड से हो रही है और उसकी वेलोसिटी क्या है। तो द रेट और स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन, इट इज क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स यदि हम कहें कि किसी रिएक्शन की रेट क्या है, तो आप बोलोगे चेंज इन कंसंट्रेशन और अपॉन में आ जाएगा टाइम। तो टाइम के साथ उसका कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ, वो उसकी क्या बता होती है, रेट। राइट। जिससे आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज अपने पास हमने आपको दे दिया ये कोई रिएक्शन है। ठीक। ये अपने पास कोई केमिकल रिएक्शन है। अब इसके लिए यदि हम रेट की बात करें तो देखो, आपको ये बिल्कुल बेसिक पता है कि इधर को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इसको क्या नाम देते हैं हम, प्रोडक्ट, है ना। अब देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपने पास है। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो देखो आप समझना। आप एक चीज देखो कि टाइम के साथ क्या होगा, जो रिएक्टेंट है वो कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा, ये आपको समझ आना चाहिए। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी ए और बी के बीच में, तो वो रिएक्शन करके क्या बनाते जाएंगे, सी और डी बनता जाएगा। और टाइम के साथ ए और बी क्या होता जाएगा, कम। तो हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। देखो पहला जब हम यहाँ पे लिखेंगे रेट की बात करें, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ है। क्योंकि टाइम के साथ है क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो डिसअपियरेंस मतलब खत्म होता जाएगा। तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे आप? तो चेंज इन कंसंट्रेशन तो हम बोलते हैं डी ए। डी का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बटे में आपका आ जाएगा डी टी अपॉन। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा ना, उसको आपको वन अपॉन ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक। वन अपॉन में लिखना है। जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको वन अपॉन में लिख दो आप। ठीक है। अब एक चीज और, डिसअपियरेंस की बात की है, मतलब ये टाइम के साथ क्या था, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस साइन ले लेते हैं। माइनस साइन क्यों लिया? क्योंकि आप ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव आएगी। और माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि वो टाइम के साथ रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाएगा, इसके लिए हमने माइनस लगाया। ठीक। सिमिलरली आप बोल सकते हो, सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, क्योंकि बी भी रिएक्टेंट है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, माइनस वन अपॉन बी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई टाइम, ऐसे लिखते हैं। तो देखो ए और बी तो टाइम के साथ कम होते जा रहे थे, लेकिन सी और डी तो बनते जाएंगे ना। तो सी और डी के लिए हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपियरेंस, है ना। एफ बोल सकते हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। बी यहाँ पे लिखते हैं हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी।
तो क्या लिखोगे आप इसको, डी कंसंट्रेशन चेंज, नहीं, डी सी अपॉन डी टी। डी टी क्या है, चेंज इन टाइम। अच्छा, इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था तो 1/c लिख दो। ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि टाइम के साथ क्या होगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो उसके लिए आप माइनस लोगे। प्रोडक्ट बनता जाएगा तो वो बढ़ेगा तो उसके लिए हम प्लस में लिखते हैं, राइट। सिमिलरली आप लिख सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, क्योंकि डी भी टाइम के साथ बनेगा तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, 1/, स्मॉल डी जो कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, इस तरीके से। तो प्रोडक्ट के केस में आपको याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम पॉजिटिव लिखते हैं, क्यों, पॉजिटिव बता रहा है कि वो टाइम के साथ बनेगा तो उसका अमाउंट इंक्रीज होगी। और रिएक्टेंट के केस में हम माइनस साइन लेते हैं, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ वो कम होता जाएगा। तो वो आपको क्या बता रहा है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, उसका अमाउंट जो है वो कम होता जाएगा, उसके लिए हम माइनस लेते हैं। अब आप एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो हमने रेट की बात की है ना, ये आपस में सब आप ऐसे इक्वल लिख सकते हो। रेट एक्सप्रेशन की हम बात करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -1/a डी ए ओवर डी टी। ए की थी, ए इक्वल होगी किसके, बी के, तो -1/b डी बी ओवर डी टी। और ये किसके इक्वल होगी, आपका प्लस में था तो 1/c डी सी ओवर डी टी। और इक्वल होगी 1/d। और ये आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, इस तरीके से। समझ आई ना। तो जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सबकी अलग अलग आप रेट एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हो कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और वो आप जब देखोगे तो वो सबके सब इक्वल आप कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं हम, रेट एक्सप्रेशन। इस तरीके से लिखा जाएगा। फाइनली रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। ठीक। क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, तो वो आपको क्या दे देंगे कि आपको बी के फॉर्मेशन और जैसे यहाँ पे बी क्या है, रिएक्टेंट है, तो क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी गिवन होगी और एक ही पूछ लेंगे, तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, राइट। तो अभी आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन क्या है, तो जो सबसे नीचे हमने लिखा हुआ है ना, ये है रिएक्टेंट की रेट इक्वल में प्रोडक्ट की रेट, आप ऐसे लिख लोगे तो वो आपका कहलाएगा रेट एक्सप्रेशन, राइट। तो ये तो था क्या, कि हम रेट एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। तो यदि आपसे कोई इसकी यूनिट पूछ ले, यूनिट भी आपसे बन जानी चाहिए, देखो। यदि हम यहाँ पे यूनिट बताएं आपको तो इसकी यूनिट क्या आएगी, देखो। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, है ना। और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो यूनिट क्या निकल के आएगी यहाँ पे, मोल पर लीटर पर सेकंड। किसकी यूनिट है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड आपकी ये यूनिट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल था। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी भी रिएक्शन का टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन चेंज होगा रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो लिखने का तरीका भी आपको बता दिया कि रिएक्टेंट होगा तो माइनस साइन लेना है, प्रोडक्ट होगा तो प्लस साइन, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता जाएगा तो उसके लिए प्लस लेते हैं। और एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं ओवरऑल, तो हम इस तरीके से लिखते हैं, सब रिएक्टेंट का सारे प्रोडक्ट का इक्वल कर देना है, इस तरीके से, राइट। सिंपल है। अब हम आगे चलेंगे और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब देखो कि द रेट मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। अब देखो मतलब क्या है, जैसे अपने पास कोई रिएक्शन है, हम यहाँ पे आपको बाई प्लॉट समझाएंगे। तो प्लॉट बनाते हैं हम यहाँ पे आपको एक, ठीक, एक प्लॉट यहाँ बना दिया हमने, एक यहाँ पे बना लेते हैं। देखो समझना, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो यहाँ पे हमने ले लिया वाई एक्सिस पे क्या, कंसंट्रेशन। अच्छा, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, एब्रिविएशन फॉर्म में, राइट। देखो यहाँ पे ले लिया हमने कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट का यदि हम बात करें तो टाइम के साथ बनता जाएगा, राइट। तो सपोज अपने पास कोई ऐसा प्लॉट है, ठीक, ये प्लॉट अपने पास है। सिमिलरली एक इसमें ले लिया हमने वो सेम प्लॉट, यहाँ पे भी सेम है, कंसंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम, ठीक। अब आप यहाँ पे एक चीज समझना, देखो
हमें पता है। अच्छा, ये किसके लिए प्लॉट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। हमें बस ये समझना है कि हम इसके लिए रेट कैसे निकालेंगे। अब आप देखो, यदि हम आपको एक टाइम इंटरवल दें कि यहाँ पे तो 0 सेकंड था, फिर 1 सेकंड, तो यदि हमने बोला कि यहाँ से सपोज ये अपने पास 5 सेकंड है, और यहाँ से हमने बोला कि 20 सेकंड तक का, तो एक लार्ज टाइम इंटरवल यदि अपने पास है, तो इसमें यदि आपको बोला जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन पता करके लाओ, क्या होगी? ठीक है। कब आपसे पूछा जाए? एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज रेट। तो द रेट मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल दैट वी कॉल्ड एवरेज रेट। जबकि आपने किसी इंस्टेंट टाइम फ्रेम में निकाल दिया, मतलब एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपने देखा कि उसकी रेट क्या है, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। सो द रेट मेजर्ड फॉर एन इनफाइनाइटसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल दैट बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। स्मॉल टाइम इंटरवल में निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे हमने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन आपको बतानी है, दैट मीन्स हमें पर्टिकुलरली इस टाइम फ्रेम में बतानी है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो एवरेज रेट का मतलब क्या है? एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में हमने उस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट की, तो उसको बोलोगे आप क्या? उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे एवरेज रेट? सपोज हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन लिया Y2, ये Y1, ये हमने ले लिया X1, X2। ठीक है। तो आपको स्लोप निकालना आता होगा, मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा। तो इसकी स्लोप निकाल लोगे तो आपको ये एवरेज रेट मिल जाएगी। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगी इस रिएक्शन के लिए? तो स्लोप कैसे निकालते हो? Y2 - Y1 अपॉन में हो जाएगा X2 - X1। ये इसकी हो जाएगी एवरेज रेट, क्योंकि X2 X1 क्या है? टाइम। Y2 Y1 क्या है? कंसंट्रेशन। सो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। सिंपल था। तो बात समझना, एवरेज रेट क्या है? आप बोलोगे एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में, तो उसको आप शॉर्ट में देखो, बुक्स में जब आप देखोगे ना तो ऐसा लिखा मिलेगा, डेल्टा। यहाँ पे वो आपके लिए लिख लेंगे, जैसे हमने कंसंट्रेशन बाई लिया तो डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक। तो डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा यहाँ पे क्या है? एक लॉन्ग टाइम इंटरवल है ना? एक लॉन्ग टाइम इंटरवल, जैसे आपने 5 मिनट में देखा या 2 मिनट में देखा, लॉन्ग टाइम इंटरवल होगा तो उसको बोलोगे एवरेज रेट। और उसी को जब हम बात करेंगे कि स्मॉल टाइम इंटरवल में किसी पर्टिकुलर टाइम में की रेट क्या है उस रिएक्शन की, तो उसको आप नाम दे दोगे इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम? एवरेज रेट। ठीक। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, तो देखो आप इंस्टेंटेनियस रेट को ऐसे बोल सकते हो, ये बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, दिखाने के दो तरीके हैं। तो आप इसको बोल सकते हो कि जो एवरेज रेट है ना, ठीक, इसमें जब डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टूवर्ड्स जीरो, मतलब बिल्कुल बहुत कम टाइम इंटरवल, जो चेंज इन टाइम है ना वो बहुत कम है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो उस केस में उसी रेट को हम क्या नाम देते देते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। है ना? और इसको एक दूसरे दिखाने का तरीका क्या है? डी के फॉर्म में। डी यहाँ पे क्या दिखाता है? डी दिखाता है स्मॉल चेंज, क्योंकि जब जब आप थोड़े से टाइम में देखोगे ना तो चेंज इन कंसंट्रेशन भी बहुत स्मॉल आएगा। तो इसको निकालते कैसे हैं? हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। आपने टेंजेंट भी पढ़ी होगी, सॉरी, है ना? मैथ में आपने टेंजेंट भी पढ़ी होगी, है ना? तो उसको ड्रॉ करके और इस पॉइंट पे हम उसकी टेंजेंट निकाल देते हैं, ऐसे। तो वहां से आपको इसकी क्या मिल जाएगी? स्लोप मिल जाएगी। और वही आपका क्या हो जाएगा? इसकी इंस्टेंटेनियस रेट। तो बस आपको डेफिनेशन समझ के ध्यान रखनी है। डेफिनेशन क्या है कि जब अपने पास एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में हम रेट कैलकुलेट करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज रेट। और जब उसी रेट को हम किसी एक पर्टिकुलर स्मॉल टाइम इंटरवल में निकालें, कि हमने बोला 5 सेकंड बाद कितनी रेट आ गई, 2 सेकंड है, 1 सेकंड, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब निकालेंगे विद इन स्मॉल टाइम इंटरवल, तो नाम दे दोगे आप उसको इंस्टेंटेनियस रेट। हैं दोनों सेम ही, बस अंतर किसका है कि एक में टाइम इंटरवल ज्यादा ले लिया हमने, और जब उसी में टाइम इंटरवल छोटा होगा तो नाम दे दोगे आप इंस्टेंटेनियस रेट, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमने उसको देखा। ठीक। तो जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो एवरेज रेट को ही हम नाम दे देंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक। और एवरेज क्या होता है? एवरेज रेट जब अपने पास लॉन्ग टाइम इंटरवल होगा, राइट?
आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस एक डेफिनेशन ध्यान रखनी है, आपके स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो जब लॉन्ग टाइम इंटरवल में निकालेंगे तो एवरेज, और स्मॉल टाइम इंटरवल में देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट आप उसको बोलोगे। सिंपल है। आगे चलते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अब कि जो रेट एक्सप्रेशन था जो हमने देखा था, वो तो था रेट एक्सप्रेशन। अब एक होता है रेट लॉ। रेट लॉ कैसे लिखते हैं उसको हम समझेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होता। क्या है इसको बताते हैं आपको हम। जैसे फॉर आप यहाँ पे हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एक रिएक्शन। हमने मान लिया कि अपने पास एक कोई केमिकल रिएक्शन ये है। देखो, हम हर बार एक ही टाइप की रिएक्शन लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो हम अलग अलग यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज होगे कि कुछ अलग होगा। नहीं, एक ही रिएक्शन है, उसमें आप सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। तो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के प्रोपोर्शनल होती है। अब ये एक्टिव मासेस क्या है, जिसको आप कंसंट्रेशन बोल सकते हो। सो हम इसके लिए क्या बोलेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन के लिए जो रेट होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब इसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनका मल्टीप्लाई कर देना है आपको, उनके कंसंट्रेशन का। तो हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनका अलग अलग कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई कर देना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इनके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके, आप बोलोगे कि उनके प्रोडक्ट के आप बोलोगे प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि जो स्मॉल ए और स्मॉल बी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में रखना है आपको। अब आप एक चीज ध्यान रखना। ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन, जो ऐसा कहता था हमें, जो हमने देखा था 11th क्लास में। अब एक चीज आती है रेट लॉ। अच्छा, आप यहाँ पे जैसे इस रेट ऑफ रिएक्शन में प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक आपको रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। अब जो रेट लॉ होता है ना, वो समझना आप। उसमें क्या होता है, ये भी आपको बताएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस के। बस यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा ये एक्स वाई। और जो ये एक्स वाई है वो क्या है? ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड किए गए हैं। ठीक। यहाँ पर जो एक्स एंड वाई है वो क्या है? राइट। ये आप देख के नहीं बता पाओगे, ये एक्सपेरिमेंटली निकाले गए हैं। ठीक। तो आप एक चीज ध्यान रखना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मास एक्शन, की उनके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। ये कौन कहता था आपका? लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन जो रेट लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव होता है ना। उसमें जो पावर आएंगी ना रिएक्टेंट के ऊपर, वो जरूरी नहीं है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं, राइट। जो पावर आती है किसमें, रेट लॉ में, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर, वो एक्सपेरिमेंटली होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ही हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, तो इसकी पावर ये रहेगी। ठीक है, यहाँ पे के को हम क्या बोलते हैं? के का नाम होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक। या फिर आप बोल सकते हो वेट कांस्टेंट। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जो लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जो आपको बताता था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट वो कॉफिशिएंट होते थे वो पावर में आ जाते थे। ये तो था रेट ऑफ किसके लिए अकॉर्डिंग था? लॉ ऑफ मास एक्शन के। लेकिन जो रेट लॉ हम इस काइनेटिक्स में लिखते हैं ना, वो देख के, रिएक्शन को देख के नहीं लिखते हैं। वो आपका एक्सपेरिमेंटली डिराइव होता है। तो इसमें जो पावर आती है ना रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर, वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होती हैं, और उसको हम रिएक्शन को देख के नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना। अब एक चीज और यहाँ पे देखो, जो पावर है ना,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिएक्टेंट ए, ठीक है। बाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी, ठीक है। अब ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो आपकी हो जाएगी दोनों का सम, एक्स प्लस बाई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, आप बोल सकते हो कि द पावर, द समेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दैट कमिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर आती हैं उनका सम क्या कहलाती है, आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक चीज याद रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल ऑर्डर है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ध्यान रखना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक, किसी भी रिएक्शन के लिए। तो ये चीज समझ आई ना। जो रेट लॉ हमने देखा था, जो लॉ ऑफ मास एक्शन, आपको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो यहाँ पे लिखा था हमने, ये किसके अकॉर्डिंग लिखा था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन जो वेट लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वेट कांस्टेंट हमने देख लिया, के क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट और वेट कांस्टेंट। अब हम इसके बारे में भी अभी देखेंगे थोड़ा ध्यान से, है ना, डिटेल से। तो आगे चले, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर हमने देख लिया। ऑर्डर क्या होता है कि जो वेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के ऊपर पावर होती हैं उनका सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल की बात की, इसके पहले हमने बताया कि किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हो सकती है कि वो नेगेटिव हो, लेकिन जो ओवरऑल ऑर्डर होगी उस रिएक्शन की वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। सो आप बोलोगे कि मॉलिक्यूलरिटी इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि जो अपने पास केमिकल रिएक्शंस है उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहलाती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम यहाँ पे दें, ठीक है, जैसे आप देखो, जैसे हमने आपको ये दे दिया, ठीक है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट में, देखो वन मॉलिक्यूल H2 का है, वन मॉलिक्यूल I2 का है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। तो इसको हम बोल सकते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक। ये क्या हो जाएगी आपकी बाई मॉलिक्यूलर, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हम देख के पता कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को हम देखेंगे, रिएक्टेंट में बैलेंस रिएक्शन में, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ध्यान रखना, बैलेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। तो मॉलिक्यूलरिटी को तो हम देख के बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम रिएक्शन देख के नहीं बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें क्या जरूरी पड़ेगा, रेट लॉ। क्वेश्चन में यदि रेट लॉ दिया है तो हम क्या देखेंगे कि उसके रिएक्टेंट पर कितनी पावर है उनको सम कर देंगे, वो ऑर्डर हो जाएगी। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हम देख के बता सकते हैं, राइट, जैसे ये होगी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सो वो क्या है, और वो है आपकी कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी मोर देन, राइट, 3। अच्छा आप यहाँ पे लिखना कैन नेवर बी पॉसिबल मोर देन 3, तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है, 3। क्यों, क्योंकि जब आप लॉजिकली सोचो, मॉलिक्यूल को हम स्फेरिकल मानते हैं, तो एक साथ 3 मॉलिक्यूल कोलाइड हो सकते हैं, उसके बाद और कोलाइजन पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली एक साथ, ठीक है। तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी पॉसिबल मोर देन 3। तो मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन के लिए मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3। अब यदि कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है,
मल्टी स्टेप रिएक्शन आपको पता है कि जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। उस केस में कैसे देखोगे मॉलिक्यूलरिटी? तो उस केस में जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा ना, उसको देख के हम पता करेंगे कि स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट के, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम मान लेंगे। बात समझ आई ना? यदि कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, तो जो उसका स्लो स्टेप होगा, उस स्लो स्टेप में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा, ऑर्डर को यहाँ पे फिर से एक बार लिख देते हैं। तो रेट लॉ में यदि आपके पास कोई है किसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ दिया है कि रेट आपकी कुछ इस तरीके से है कि, है ना, ए की पावर हमने अभी देखा था ना, एक्स बी की पावर बाई। तो इसके लिए जो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एक्स प्लस बाई। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे होता है? तो वो चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि ऑर्डर जो होती है वो जीरो हो सकती है, इंटीजर होती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होगी ना, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, वो कभी आपकी जीरो नहीं होगी। ध्यान रखना, ठीक। एक तो डिफरेंस यहाँ पे हो गया कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो और इन फ्रैक्शन फॉर्म। लेकिन आपका जो ऑर्डर होगा वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो जीरो भी होता है, और वो आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होगा ऑर्डर। ठीक है, ओवरऑल। तो एक तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे होता है। दूसरा, आप बोलोगे कि मॉलिक्यूलरिटी को हम रिएक्शन को देख के बता सकते हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख के नहीं बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड होती है? रेट लॉ एक्सप्रेशन पे, है ना। कि जब हमें रेट लॉ का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तभी हम कोई कमेंट कर पाएंगे कि उस रिएक्शन की ऑर्डर क्या है। राइट? तो सिंपल सा था। राइट, मॉलिक्यूलरिटी का कोई ज्यादा सेंस नहीं निकलता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें काफी इंपॉर्टेंट है। तो मॉलिक्यूलरिटी एक बेसिक टर्म है जो क्या बताता है कि किसी रिएक्शन में उस रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। लेकिन याद रखना, रिएक्शन कैसे होनी चाहिए? बैलेंस। राइट। आगे चलें तो आपको क्या, देखो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। बुक्स में डिफरेंस दिए हैं, आप वहां से उसको रीड आउट कर लेना, सिंपल सा कुछ हमने बता दिए। आप चाहो तो वो भी नोट डाउन कर सकते हो। राइट। आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की, कि पहले हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में आप ओनली ये टू एग्जाम्पल्स याद रखना काफी हैं। जैसे एक तो आपका ये होता है H2 + Cl2, और हमने बना दिया 2HCl। किस ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा, आप डिकम्पोजिशन देखो। NH3 को आप ब्रेक कर दोगे तो N2 + 3H2। तो यहाँ पे आप 2NH3 ले लो, ठीक है। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता? देखो हमें भी नहीं पता, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इनकी ऑर्डर क्या है? जीरो। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें ओनली क्या रखना है याद? आपको पहले बताया ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम देख के नहीं बता सकते, रिएक्शन को देख के नहीं बता पाएंगे। वो हमें कैसे पता चलेगी? रेट लॉ के एक्सप्रेशन से। तो ये कैसी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नोट कर लेना आप लोग साथ में। ठीक। तो फर्स्ट ऑर्डर में आपके आ जाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे हमने देखा था ना H2O2 का। दूसरा याद रखना, ऑल रेडियो एक्टिव डिके। है ना, जैसे कार्बन 14 होता है, जिससे आपको पता होगा, है ना, आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होता है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव चीजें होती हैं, जो डिके होती है, रेडियो एक्टिव डिके, तो वो जितने भी रेडियो एक्टिव फिनोमेना होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वो फॉलो करते हैं। ठीक है। तो एक चीज आप वहां से याद रख सकते हो कि ऑल रेडियो एक्टिव डिके कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपकी जनरली आती हैं किसमें? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में। तो इतना काफी आपके लिए, है ना, ये दो एग्जाम्पल्स बहुत हो जाएंगे। आगे चलेंगे तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना, सॉरी ऑल ऑफ यू, कि जो वेट एक्सप्रेशन हमने देखा, जो वेट लॉ हमने देखा, उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, है ना। तो उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म हमें यहाँ पे देखना है। अच्छा, यहाँ पे वो हमने आपको वहीं पे बता दिए, तो यहाँ से काफी है। रेडियो एक्टिव देखे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली किस में आती है आपकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में आती हैं आपकी ये। राइट। तो अब हमें यहाँ पे बात करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। और ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो साथ ही साथ आप लोग नोट करते चलना। सिंपल सा है, समझना बहुत ही सिंपल है, देखो।
तो हम स्टार्टिंग करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो किसके लिए देखने वाले हैं हम सबसे पहले? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक। यहाँ पे आप देखो, मान लो अपने पास रिएक्टेंट है कोई, आर ले लेते हैं। और रिएक्टेंट से हमने क्या बनाया? प्रोडक्ट पी। आर से क्या बनाया? पी बनाया। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? ए नॉट। नॉट मतलब इनिशियल है, इसलिए ए नॉट लगा दिया। तब प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बना था। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया? कुछ टाइम बाद ये रिएक्शन चलती जाएगी, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो प्रोडक्ट बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम ले लेते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। वो हमने ले लिया 80। और यहाँ पे आप मान लो कि एक्स बन गया, कुछ भी प्रोडक्ट से अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट के फॉर्म में हम इसको देखेंगे। देखो, तो यहाँ पे टी इक्वल क्या था? जीरो। टाइम क्या था? जीरो। यहाँ पर टी इक्वल हमने मान लिया कि टी टाइम बाद, कि टी समय पर तो कुछ रिएक्टेंट अपना कंज्यूम हो गया और प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्टेंट फिर कितना बचा? हमने बोला 80। ये जस्ट सिंबल हमने यूज किए हुए हैं, है ना, कि ये नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन था, कुछ कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो जाएगा, तो कितना बचा टी टाइम के बाद? 80 फाइनली अपने पास। अब हम इसके लिए लिखते हैं एक्सप्रेशन, है ना। तो ये कौन सी ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर। तो हम इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे कि रेट कांस्टेंट क्या आएगा, और यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो हमने क्या लिया था, आप यहाँ पे बोलोगे आर, की पावर यहाँ पे क्या होगी? जीरो, राइट। रिएक्टेंट आर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो पावर जीरो होगी, क्योंकि ऑर्डर क्या है? जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने? ऑर्डर, राइट। अच्छा, रेट कैसे लिखते हैं हम? तो आप बोलोगे माइनस डी ए ओवर डी टी। एक काम करो आप इसके लिए ना, रिएक्टेंट को ए लिख लो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें, है ना। आर के साथ ना हम लोग को फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। रिएक्टेंट हमने ए ले लिया, ठीक। तो माइनस डी ए ओवर डी टी, ये क्या हो गया? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। इक्वल में क्या हो जाएगा? के। और देखो, किसी की पावर जीरो तो उसका मतलब वन होता है, तो वन हो गया, ठीक। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये आ जाएगा डी ए इक्वल हो जाएगा के इंटू डी टी। अब आप समझना, हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ चाहिए, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे टाइम है, तो देखो इनिशियल टाइम क्या था? जीरो। और फाइनल कितना लिया हमने? टी। तो जीरो से टी, राइट। यहाँ पे टाइम के देखो, टी इक्वल जीरो पे कंसंट्रेशन कितना था अपने पास? ए नॉट। और फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया? 80। अब इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं आता है तो देखो, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, ठीक। समझ आया ना। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वन ही है ओनली, ठीक। तो डी ए का कंसर्न जो इंटीग्रेशन करोगे तो ए आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे लिमिट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी लिमिट पुट कर देंगे अपन हम लोग। यहाँ पे देखो, के तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t आ जाएगा, राइट। इसकी लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे अभी हम। तो t है और ये है जीरो, ठीक। यहाँ पे लिमिट हम इसकी पुट कर देंगे अभी, ठीक। अब जब लिमिट पुट करते हैं तो पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे पुट की जाती है, राइट। तो आपका हो जाएगा 80। अच्छा, माइनस साइन यहाँ पे था ये, है ना। तो माइनस साइन इधर ले लेते हैं हम वो। माइनस में क्या आ जाएगा? ए नॉट। और हो जाएगा माइनस, ये होगा हो जाए टी माइनस जीरो। पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से रखोगे आप, ठीक। तो यहाँ से निकल के क्या आ गया? के टी इक्वल, आप बोल सकते हो ना, ए नॉट माइनस 80। वो माइनस साइन इधर ले लिया हमने। तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है किसके लिए? के लिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए नॉट माइनस 80 अपॉन में टी। तो ये आ गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये क्या आ गया अपना? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या किया हमने? रेट एक्सप्रेशन लिखा, लिमिट पुट कर दी जीरो से टी और ए नॉट से 80, आ गया अपने पास। अब आप यहाँ पे देखो, हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेशन, है ना।
तो किसकी बात कर रहे थे हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ये रिएक्शन हमने ली थी कि ऐसे बना अपने पास पी, टी इक्वल इनिशियली आपका जीरो था। इसका कंसेंट्रेशन हम मान के चले थे कि ए नॉट है। ये कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। अब देखो हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ टाइम। देखो ये जो इम्पोर्टेंट है हम आपको बस वही बताने वाले हैं। तो हाफ लाइफ टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, समझना आप लोग। देखो टी इक्वल इनिशियली क्या ले लिया हमने, जीरो पे। हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है कि जब हमारी आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसको दिखाते कैसे हैं, टी हाफ से रिप्रेजेंटेशन है ना। हाफ आपका 1/2 नहीं है वो, बस रिप्रेजेंटेशन है। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि वो टाइम जिस टाइम पे अपना जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन हाफ बचा होता है। मतलब यहाँ पे जो हम लेके चले थे 80, उसकी वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। टी हाफ क्या होता है, वो टाइम जिस टाइम पर आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो ओनली हाफ बचा होता है, वो होता है आपका हाफ लाइफ टाइम। राइट। तो हम यहाँ पे रख देंगे, हमने ये देखा था ना कि इक्वल ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। यहाँ को यदि हाफ लाइफ टाइम चाहोगे तो आप यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल ए नॉट, ए टी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ए नॉट अपॉन टू, और डिवाइड में यहाँ पे के रहेगा। कैलकुलेट कर लो आप इसको तो कितना आ जाएगा, देखो टी हाफ इक्वल है ना, ए हो जाएगा 2a0 माइनस, तो ए माइनस हाफ करोगे तो आपको बचेगा a0 अपॉन 2k। राइट। और यहाँ पे आप देखोगे तो के तो क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। के क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो टी हाफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूव कीजिए कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है उसका हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर वो आपसे पूछेंगे कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। तो ऐसे निकालोगे आप। समझ आए ना कैसे निकाल दिया अपन ने टी हाफ, सिंपल था। राइट। तो ये हो गया अपना टी हाफ कैलकुलेशन। राइट। अब हम यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जल्दी से। तो ये दोनों डेरिवेशन आपको याद रखने हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, और इसके बाद आपको ये हाफ लाइफ टाइम। राइट। प्लॉट बनाना इसके बाद हम आपको लास्ट स्लाइड में सिखा देंगे अभी, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे सारे प्लॉट्स। राइट। तो एक्सप्रेशन हमें याद रखने हैं। अभी हम किसकी बात करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। देखो आपके सिलेबस में केवल ये दोनों ही हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। इनके डेरिवेशन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेना है एक बार। देखो फिर से वही ले लेते हैं हम कि रिएक्टेंट में ए है अपने पास और प्रोडक्ट बना रहा है। टी इक्वल जीरो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हमने फिर से अपना ले लिया ए नॉट। ये आपका कुछ भी नहीं था तब। कुछ टाइम बाद टी इक्वल टी टाइम पे आप बोलोगे कि ये बन गया ए टी। ये भी कुछ कंज्यूम हो गया होगा तो आप बोल सकते हो कि कुछ भी अमाउंट आपकी प्रोडक्ट की बनी होगी। हमें इसकी अभी कोई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है अभी, है ना, हमने एक्स ले लिया है, ऐसे मान लो आप। अब आप क्या करोगे, देखो अभी फिर से वही चीज कि यहाँ पे हम रेट लिखेंगे। तो रेट इक्वल क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट। और आपको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यहाँ पे 1 आएगा पावर। 1 क्यों लिया हमने, क्योंकि ऑर्डर कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो 1 आ जाएगी ऑर्डर इसकी। राइट। रेट कैसे लिखते हैं हम, माइनस डी ए ओवर डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट है टाइम के साथ कम हो जाएगा तो बचेगा के इंटू ए। बस इसमें इतना सा डिफरेंस आ गया, फिर से वही चीज करनी है आपको, इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी ए, और ए को अपॉन में ले आओ, और इक्वल में हो जाएगा माइनस के डी टी। ठीक। अब हमें फिर से क्या करना है, दोनों साइड का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे आप यहाँ पे, तो डी ए ओवर में ए है आपका मतलब 1/a, और इक्वल में यहाँ पे आएगा माइनस के डी टी। फिर से लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे जीरो से टी था, यहाँ पे ए नॉट, और ये आपका एटी था। राइट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना अभी कि 1/x का यदि हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन तो कितना होता है ln x। ये आपको फॉर्मूले आनी चाहिए, मैथ में आपने देखा होगा इंटीग्रेशन, है ना। तो बस यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ln(a), और लिमिट क्या दी है अपने पास, 80 ए नॉट इक्वल
माइनस के और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा देखो टी, लिमिट क्या रहेगी टी और जीरो, पुट कर देना, हो जाएगा आंसर देखो सिंपल, ये हो जाएगा एल एन ऑफ, पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन ऑफ ए नॉट इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ के टी। ठीक, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा अपना, देखो एल एन में आपका हो जाएगा 80 अपॉन ए नॉट इक्वल में माइनस के टी, और इसी को आप चाहो तो माइनस साइन इधर लेके आओगे तो कुछ ऐसा भी हो जाएगा, माइनस एल एन 80 अपॉन ए नॉट इक्वल में के टी हो जाएगा आपका। चाहो तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे माइनस को ऊपर ले जाओगे तो पावर में जाएगा अंदर है, तो एल एन अपोजिट हो जाएगा, ए नॉट ऊपर आ जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा और इक्वल में हो जाएगा के टी। ये अपने पास फाइनली हो जाता है एक्सप्रेशन किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक, वेट लो एक्सप्रेशन। अब हम इसके लिए जीरो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, और सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालोगे वो देखना। ठीक है, तो ये डेरिवेशन देखो बहुत ही सिंपल है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, आपके स्कूल के बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, आते ही हैं। ठीक, तो पहले तो इसकी सारी एक्सप्रेशन हम आपको यहाँ पे नोट डाउन करा देते हैं। तो क्या निकल के आया अपने पास, के इंटू टी इक्वल, एक तो था एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, इसको लॉग में भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉग आप बोलोगे क्या, के टी, लॉग में कैसे बदलते हो एल एन को, तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, ये हो गया लॉग के फॉर्म में। तो ये एक्सप्रेशन आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं दोनों। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे किसकी, कि हाफ लाइफ टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर से सेम चीज करोगे आप, रिएक्शन अपने पास ये थी, टी इक्वल जीरो, दैट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन हमने कितना लिया था इसका, ई नॉट। तो अब हाफ लाइफ टाइम के लिए टी कितना लेना है हमें, कि वो टाइम जिस पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ बचा होता है। तो जो 80 होगा उसकी वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी, ए नॉट अपॉन टू। बस यहाँ पे पुट करना है, तो हम इसमें यहाँ पे पुट करते हैं, देखो कि टी की जगह पे आप लिख लोगे टी हाफ एल एन ए नॉट, और ए टी की जगह पे आपको क्या पुट करना है, ए नॉट अपॉन टू। क्या हो जाएगा देखो आप, ए नॉट से ए नॉट कैंसल, तो के टी हाफ इक्वल आ जाएगा एल एन ऑफ टू, और एल एन टू की वैल्यू कितनी होती है, 0.693। तो टी हाफ इक्वल हो जाएगा 0.693 अपॉन के। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या निकल के आया अपने पास, आप बोलोगे कि जो टी हाफ होता है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि इसमें कोई भी देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टर्म ही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जो टी हाफ होता है आपका वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर में आपने क्या देखा कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। इस एक्सप्रेशन में आई नहीं कहीं पे नॉट, है ना। तो आप बोलोगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे वो डिपेंड नहीं करता है। ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम। सिंपल था। तो सारे एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे देख लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। देखो आप क्वार्टर लाइफ भी निकाल सकते हो, क्वार्टर लाइफ मतलब आप बोल सकते हो 1/4, है ना। 1/4 कर लोगे उसका और फिर निकाल लोगे, तो भी आपका आ जाएगा क्वार्टर लाइफ। तो ये सारी चीजें आप फिर सेम तरीके से कर सकते हो, कि क्वार्टर लाइफ क्या हो जाएगा, कि वो टाइम जिसमें आपका रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 बचे, फिर कर दोगे आप, है ना। तो सेम ही है। अभी राइट, अच्छा ओके, तो कोई नहीं, अब हम यहाँ पे जो प्लॉट है ना वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीख लेंगे। हम यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी सेशन लेंदी हो जाएगा वरना, तो प्लॉट हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उसके पहले आपको हम यहाँ पे एक चीज बता देते हैं के बारे में, कि यूनिट ऑफ वेट कांस्टेंट क्या होती है ना। तो यहाँ पे याद रखना, यूनिट्स ऑफ वेट कांस्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, या फिर आप बोलो वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट हम कैसे निकालेंगे वो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। उसको आप बोलते हो के। ठीक, कैसे निकालोगे देखो,
तो सपोज अपने पास nth ऑर्डर रिएक्शन है, हम क्या मान के चलते हैं, सपोज वी हैव nth ऑर्डर रिएक्शन। किस ऑर्डर की रिएक्शन है, एन ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इसके लिए रेट कैसे लिखोगे आप, के, और आप बोलोगे कि रिएक्टेंट मान लो अपने पास ए है, उसकी पावर एन होगी, एन होगी तभी तो एन ऑर्डर की रिएक्शन होगी, राइट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, के इक्वल क्या आ जाएगा, रेट अपॉन में ए की पावर एन। ठीक है, रखते हैं। रेट की यूनिट क्या होती है, अब हम यहाँ पे यूनिट का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं ना। तो रेट की यूनिट आपको हमने बताई थी ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, नीचे क्या है, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, तो मोल पर लीटर, और इसकी पावर क्या है, एन। कर दो यहाँ पे आप सिंपल सा नॉर्मल सा कैलकुलेशन थोड़ा सा, तो आएगा मोल टू दी पावर वन माइनस एन, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वन माइनस एन हो जाएगा। लीटर की पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस वन, और सेकंड पे क्या आएगा, माइनस वन। तो ये होता है जनरल एक्सप्रेशन, है ना, जहाँ पे एन क्या है, एन है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यदि आपसे कोई पूछे यूनिट, है ना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या आएगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे आप, तो कितनी आ जाएगी देखो। तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी के की, जीरो पुट करोगे तो बचेगा मोल की पावर वन माइनस जीरो, लीटर की पावर जीरो माइनस वन, सेकेंड माइनस वन, तो यूनिट निकल के आएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप क्या बोलोगे, एन इक्वल वन, है ना, क्योंकि एन ऑर्डर है। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, मोल की पावर हो जाएगा वन माइनस वन, लीटर की पावर वन माइनस वन, और सेकेंड इनवर्स, तो आएगा मोल टू दी पावर जीरो, लीटर टू दी पावर जीरो, सेकेंड इनवर्स। तो ओनली बचेगा सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से जीरो ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हो, सेकंड किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम केक यूनिट निकाल सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, इसको इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हमें क्या रखना है ध्यान, मोल टू द पावर वन माइनस एन, लीटर टू द पावर एन माइनस वन, और सेकंड इनवर्स कहाँ से आया, तो यहाँ से हमने निकाल दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आज वाले सेशन में हमने बिल्कुल बेसिक समझा है कि काइनेटिक्स होती क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वो हमने देखे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और लास्ट में देखा हाफ लाइफ टाइम। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो जितने भी एक्सप्रेशन अभी तक हमने डिराइव किए हैं ना, उनका प्लॉट हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो कैलकुलेशन करेंगे हम मैथमेटिकली, है ना, वो कैसे निकालते हैं, उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, वो हम नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। सो आई होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, एक बार रिवीजन कर लेना है। कहीं पे डाउट रहता है तो आप लोग बताना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। आई होप सो ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय बाय।